जय हिंद दोस्तों। सिचुएशन इस समय पर यह है कि अमेरिका के अंदर 2+2 मीटिंग चल रही थी और 2+2 मीटिंग में हमारी तरफ से एस जयशंकर सर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सर हैं वो गए और दोनों के दोनों वहां गए। वहां कुछ ऐसे इवेंट्स जरूर हुए जिसकी वजह से ऐसा लगने लगा कि सिचुएशंस जो हैं वो टोटली अगेंस्ट जा रही हैं, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल टाइप की हैं। अब सिचुएशन को समझिए असलियत में क्या है। कुछ जगह पर लगा, जैसे बात आई यूएसए, मतलब यूएसए के एक पत्रकार ने पूछा कि भाई रशिया के बारे में आपका क्या विचार है, तो एस जयशंकर सर ने जो जवाब दिया वो इतना बढ़िया जवाब था कि पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही थी। अब दूसरा मामला खड़ा हो गया है और दूसरा मामला ये खड़ा है कि एस जयशंकर सर से दोबारा एक क्वेश्चन, दूसरी किसी मीटिंग में एक क्वेश्चन पूछा गया और बल्कि एक नहीं दो क्वेश्चंस पूछे गए, एक ह्यूमन राइट्स इशू पर और दूसरा काटसा के ऊपर। एस जयशंकर सर ने जिस तरीके से जवाब दिया उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। अब इसी जवाब के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन असलियत में केवल और केवल इस जवाब पर नहीं, लेकिन पूरी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं कि असलियत में कैसे डोमेस्टिक इश्यूज को इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में यूज किया जाता है, इंटरनेशनल इशू बनाया जाता है, वहां उन्हें यूज किया जाता है, देश को घेरा जाता है और कैसे भारत के ऊपर हमेशा एक दबाव बना के रखा जाता था। और आज क्योंकि भारत जो है ताकतवर तरीके से उभर चुका है, अब इस सिचुएशन के अंदर, यानी अब सिचुएशंस ऐसी है, सर्कमस्टेंसेस ऐसी आ चुकी हैं कि भारत अब इतना ताकतवर हो चुका है कि अब कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सके। दूसरा, अगर आप यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, सीयूसी, सेट जो अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, नेट जेआरएफ, राजस्थान टीचर्स का ग्रेड 1 टैट या कोई भी ऐसा एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जिसके अंदर जनरल स्टडीज आ रही है, तो यूपीएससी और पीएससी का पीटी लेवल और बाकी सभी एग्जाम्स का जीएस लेवल हमारे कंसेप्टर बैच, एनसीईआरटी के इस कंसेप्टर बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले ये बैच हिस्ट्री से शुरू हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी आप इस नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करें या फिर हमारी स्टडी टेबल जो ऐप है इसे डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगी और वहां से आप सारी इंफॉर्मेशन देखें। 500 रुपए पर महीना फीस है, बहुत कम फीस है। नॉर्मली जितनी आप ट्यूशन फीस देते हैं मैं ही पढ़ाऊंगा, इसलिए हरिमोहन सर मेरा नाम लिखा हुआ है। हरिमोहन सर तो जबरदस्ती लगा रखा है, वैसे हरिमोहन ही नाम। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है यहां पर कि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप अभी कुछ टाइम पहले अगर आप याद कीजिए तो हमारे को सामने एक सिचुएशन क्रिएट हो रखी थी और वो सिचुएशन ये थी कि रामनवमी की 2 अप्रैल को 2 अप्रैल को मामला आया जब करौली के अंदर, राजस्थान के करौली के अंदर हिंसा हुई और वहां पर हिंदू रामचंद्र की या हिंदू शोभा यात्रा जो निकल रही थी उसके ऊपर पथराव हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल से जिस तरीके से कलेश शुरू हुआ और रामनवमी शोभा यात्रा के ऊपर अगर आप देखते हो तो रामनवमी शोभा यात्रा के ऊपर पथराव हुआ जो दंगों में भड़क गया। उसके बाद दंगों में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए स्टेट ने क्या किया क्या नहीं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन उसके ऊपर डिबेट लगातार चल रही है। लेकिन आप ये देखिए इसके अंदर कहीं ना कहीं दोनों समुदाय जिम्मेदार हैं, माने या ना माने, अभी इसके ऊपर बहस नहीं कर रहा। लेकिन जो भी था, एक तरफ हिंदुओं के ऊपर पथराव हुए, क्योंकि आपको यहां दिखाई देगा कि मुस्लिम मोहल्ले के अंदर, करौली के अंदर मुस्लिम मोहल्ले में जो रथ यात्रा है वो जा रही है और उनके ऊपर एकदम से पथराव हो जाता है। मस्जिदों के ऊपर भी, दरगाह के ऊपर भी, यहां तक कि मंदिरों के ऊपर भी हमले हुए, मंदिर भी तोड़े गए हैं। अगर आप में से कोई ये कह रहा है कि मंदिर नहीं तोड़े गए तो गलत बात है। मैं ये मानता हूं कि ये असलियत में इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम्स के बीच की एक लड़ाई है, लेकिन यहां असलियत में हिंदू मुस्लिम्स के बीच की लड़ाई है। एक गोदी मीडिया है जो ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है और किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं हेटर या फिर यूं कहें कि हेट मॉन्गर मीडिया है जो ये कह रहा है कि असली में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के साथ अत्याचार हुए हैं,
और मुस्लिम्स तो विक्टिम है, मुस्लिम्स कभी गलत कर ही नहीं सकते, वो विक्टिम है। दूसरी तरफ गोदी मीडिया कह रहा है कि हिंदू कभी गलत कर ही नहीं सकते, हिंदू विक्टिम है। मेरा मानना यह है कि दोनों की गलतियां हैं, और सवाल यह है कि इन दोनों से बड़े बेवकूफ जो हैं वो गोदी मीडिया और हेटमोंगर मीडिया और जो सोल्ड आउट मीडिया है, वो तीनों के तीनों जिम्मेदार है। इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी का जो मेरा कंसर्न है, अभी का जो कंसर्न है कि हमारे देश में रामनवमी शोभा यात्रा हुई, इस रामनवमी शोभा यात्रा में रायट्स हुए, और इन रायट्स को असलियत में एक इंप्रेशन क्रिएट हुआ कि कहीं ना कहीं ये कम्युनल रायट्स हैं, और कम्युनल रायट्स में एक मोटे तौर पर सिचुएशन को मान लिया जाता है। कम्युनल रायट्स में सिचुएशन पूरी दुनिया में मान ली जाती है कि भैया ये जो कम्युनल रायट्स हैं, जो सांप्रदायिक दंगे हैं, ये सारे के सारे सांप्रदायिक दंगे केवल और केवल अगेंस्ट माइनॉरिटीज होती हैं, और इसमें माइनॉरिटीज को जो है प्रॉब्लम होती है, इन्हीं के साथ सारे अत्याचार होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन दुनिया इस चीज को भूल जाती है कि दुनिया मतलब इंडिया के अंदर असलियत में मुस्लिम्स जो हैं वो माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि सेकंड मेजॉरिटी है। अगर आप यहां देखें तो 14% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की है, और ये 14% पॉपुलेशन लोकसभा की 120 सीट्स के ऊपर डायरेक्ट अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर इस पॉपुलेशन को इतनी बड़ी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को माइनॉरिटी माना जाए। यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं, जितने भी दूसरे देश हैं, वहां पर कहीं पर भी इनको माइनॉरिटी नहीं माना जाता। यहां तक कि अमेरिका को अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में ब्लैक पॉपुलेशन है, और ब्लैक पॉपुलेशन जो है ये 12% है। अफ्रीकन ब्लैक्स जो हैं ये 12% हैं, और इन्हें किसी भी सूरत में माइनॉरिटी नहीं माना जाता। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि अमेरिका की ब्लैक पॉपुलेशन को माइनॉरिटी नहीं मान रहे, और इंडिया की 14% पॉपुलेशन को माइनॉरिटी माना जा रहा है, तो ये अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है कि असलियत में क्या ये माइनॉरिटी है या नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर सेकंड मेजॉरिटी कोई राइटिंग के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, कम्युनल रायट तो होगा, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट को यानी उनकी एक लड़ाई तो होगी, लेकिन यह नहीं कहा जाएगा कि वहां पर माइनॉरिटी को ही नुकसान हुआ और सिर्फ मेजॉरिटी ने मारा। दोनों में से मामला बराबर का होता है, बराबरी पर लड़ाई होती है, बराबरी पर एक दूसरे को नुकसान होता है। वो एक अलग मैटर है कि दूसरी पॉपुलेशन यानी जो हिंदू पॉपुलेशन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, जो तीसरे और चौथे दिन तक अगर लड़ाई जाती है तो नुकसान होता है, उससे पहले किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता, या जो भी नुकसान होता है वो पूरे का पूरा बराबरी के तौर पे होता है। और अगर दंगा एक दिन में रुक जाए, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, एनसी सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट है, वो साफ कहती है कि अगर रायट्स होते हैं तो पहले दिन रायट्स या दूसरे दिन तक अगर रायट्स होते हैं तो दोनों कम्युनिटीज बराबर एक दूसरे को मारती हैं। यानी अगर हिंदुओं का एक मरेगा तो मुस्लिम्स का भी एक मरेगा, यानी पहला जो लड़ाई है वो बिल्कुल बराबरी पे होती है, दूसरे दिन जो लड़ाई होती है कॉन्फ्लिक्ट में वो भी बराबरी पे होती है, तीसरे दिन जाकर इनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उसमें कहीं ना कहीं जब दंगे का दायरा फैलना शुरू हो जाता है तब कहीं जाकर ये एक दूसरे को मतलब हिंदूज जो हैं वो डोमिनेट करना शुरू करते हैं, वरना उससे पहले कोई सिचुएशन नहीं है। दुनिया के हर रायट में मोटे तौर पर ऐसा ही होता है, और अगर दंगे को पहले दिन रोक लिया जाए तो सिचुएशन जो है वो खराब नहीं होती। ये एनसी सक्सेना रिपोर्ट है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यहां पर कम्युनल राइट्स से लेकर नहीं है, मैं सिर्फ यहां पर इतना कहना चाहता हूं अपने बात के फेवर में या अपने बात को सपोर्ट करने के लिए कि इंडिया में जो कम्युनल राइट्स होते हैं वो अगेंस्ट माइनॉरिटी नहीं होते, और ना ही
यानी उनको ये नहीं माना जा सकता कि वो अगेंस्ट माइनॉरिटी हैं, क्योंकि मुस्लिम्स जो हैं वो सेकंड मेजॉरिटी हैं और शुरू में जो दंगा होता है वो बराबरी के दौर पर होता है, बराबरी के तरीके से होता है। और रही बात, चलो अगर माइनॉरिटी एक बार को मान भी लिया जाए तो असलियत में इसका इंपैक्ट जो है वो इंडियन सोसाइटी पे क्या पड़ रहा है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका जैसे कंट्रीज को यहां पर बोलने का मौका मिल जाता था। समझने की कोशिश कीजिए, अमेरिका हर साल जो है एक रिपोर्ट जारी करता है, वो रिपोर्ट है रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, इस रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट में आपको हर साल ऐसा नजर आता था, मैं अभी एस जयशंकर सर पे आऊंगा ही, कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इस रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट को कहा जाएगा रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट और साथ में ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट। अब ये असलियत में रिपोर्ट है क्या? कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट प्रैक्टिसेस, कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस। अब असलियत में यह रिपोर्ट जारी होती है, इसी को ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट या ह्यूमन प्रैक्टिस मतलब रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, इसी की तरीके की एक रिपोर्ट है। अब आप देखेंगे ये जो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट है ये यूएसए का स्टेट डिपार्टमेंट जो है ये जारी करता है। अब असलियत में यहां ये समझिए कि ये जो ह्यूमन राइट रिपोर्ट है, क्या इस ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट में अमेरिका को ह्यूमन राइट्स के मामले में इंडिया के किसी भी सेक्शन से कोई सिंपैथी है? तो आंसर है असलियत में इंडिया के किसी भी सेक्शन से अमेरिका को कभी कहीं कोई सिंपैथी नहीं होती। नॉट ओनली इंडिया, दुनिया के किसी भी कंट्री के माइनॉरिटी के साथ, वर्ड्स माइनॉरिटी के साथ अमेरिका को कभी किसी तरीके की कोई भी सिंपैथी नहीं होती। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ एक चीज जानता है, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर का बयान है, शायद निक्सन का है या हेनरी किसिंजर का है, कि देयर इज ओनली वन थिंग विच मैटर्स फॉर इंडिया इज द विच मैटर्स फॉर अमेरिका इज द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका, कि सिर्फ एक चीज अमेरिका के लिए मैटर करती है और वो है इंडिया के इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका। और यही चीज साफ बात है कि अमेरिका दुनिया में कुछ भी करता है तो वो असलियत में सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए करता है। बाकी अमेरिका की सिंपल फिलॉसफी है, दुनिया भाड़ में जाओ। ये सिंपल फिलॉसफी अब अमेरिका की समझिए है क्या। जब अमेरिका 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ और उसके बाद अमेरिका इमर्ज्ड विक्टोरियस इन कोल्ड वॉर, अमेरिका जो है वो इमर्ज्ड विक्टोरियस इन कोल्ड वॉर, विक्टोरियस इन कोल्ड वॉर, अमेरिका जो है वो कोल्ड वॉर के अंदर जीता हुआ दिखाई दिया, इमर्ज्ड विक्टोरियस इन कोल्ड वॉर। अब जब अमेरिका कोल्ड वॉर में जीता हुआ दिखाई दिया, ताकतवर बनकर उभरा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको कुछ ना कुछ टूल्स चाहिए थे टू इंटरफियर इनटू इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनल मैटर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, अलग अलग देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए और अपने आप को पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए कि हम इस पूरी दुनिया के अंदर पुलिसमैन का काम करेंगे और मानवता को, और ऑन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के नाम पर
ऑन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी यानी मानवता के नाम पर हम ये काम करेंगे। इसीलिए अमेरिका ने अलग अलग रिपोर्ट्स बनाई, अलग अलग लॉज बनाए और साथ में बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए, बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए, बहुत सारे लॉज बनाए, बहुत सारे जिसे कहते हैं कमीशंस बनाए। और इन सारे कमीशंस को ये कहा, लॉज और डिपार्टमेंट्स को ये कहा और कमीशंस को साथ में लॉज उस डायमेंशन में बनाए कि दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स से लेकर रिलीजियस फ्रीडम से लेकर जो भी सिचुएशंस हैं उन सब पर अलग अलग रिपोर्ट्स जारी करते रहो। अब आप कहोगे इससे फायदा क्या होता था? असलियत में क्या अमेरिका पूरी दुनिया का भला करना चाहता था? तो आंसर है अमेरिका को पूरी दुनिया या ह्यूमैनिटी, मानवता, किसी भी तरीके से कोई कहीं लेना देना नहीं था। मैं बार बार कह चुका हूं, अमेरिका एक ऐसा देश है जिसका माइंडसेट हमेशा से ऐसे काम करता है कि भाड़ में जाओ दुनिया, हमारे को हमारे इंटरेस्ट से मतलब है। तो 1990s के दौर से 2020s के आसपास तक अगर देखा जाए तो वो हमेशा एक चीज कहता था कि उसे किसी भी कंट्री से कोई भी बात मनवानी है, किसी भी कंट्री से कोई भी बात मनवानी है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो वो डायरेक्ट कहेगा ये बात मान, तो और अगर वो देश नहीं मानेगा तो उस देश के लिए ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट बनाई जाएगी, रिलीजियस रिपोर्ट बनाई जाएगी, एथनिसिटी से लेकर जो भी अलग अलग टूल्स अमेरिका के हैं वो सारी रिपोर्ट्स बनाकर पेश की जाएंगी संसद में और दुनिया के सामने रिपोर्ट रख के ये कहा जाएगा कि इस देश के अंदर माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, ह्यूमन राइट सुरक्षित नहीं है, डेमोक्रेसी सुरक्षित नहीं है, रिपब्लिक सुरक्षित नहीं है और न जाने कौन कौन सी सारी रिपोर्ट उस देश के खिलाफ डिक्लेयर करनी शुरू कर दी जाएंगी और पूरी दुनिया में एक एटमॉस्फेयर बनाना शुरू कर दिया जाएगा कि भाई देखो ये जो देश है ये बड़ा अत्याचारी है, जलील है, घटिया है, अपने माइनॉरिटीज को मारता है और सब चीजें। अब वही कंट्री अगर अमेरिका की वही बात मान लेता है, कंसेशंस दे देता है, रिक्वेस्ट कर देता है, हाथ पैर जोड़ देता है, प्लीज प्लीज कर देता है, तो वही रिपोर्ट बहुत शालीनता के साथ चुपचाप दबा दी जाती है और गायब कर दी जाती है या उस पर डिस्कस ही नहीं होता। क्यों? जैसे पाकिस्तान में आप देखेंगे, पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो पाकिस्तान आजाद होने के टाइम पर असलियत में 12 से लेकर 13% के करीब माइनॉरिटीज होती थी। अब ये माइनॉरिटीज जो 12 से 13% थी पूरी दुनिया के पाकिस्तान के अंदर, सोचकर देखिए आज के दिन वो 0.9% के आसपास, यानी वो 1% से भी कम हो गई हैं। ये 11 से 12% जो माइनॉरिटीज है ये कहां गई? दुनिया आराम से समझ सकती है कि ना तो ये माइनॉरिटीज कहीं नहीं गई, उन्हें एक सिस्टमेटिक वे के अंदर खत्म किया गया और इस हद तक खत्म किया गया कि बिल्कुल ही जीरो। अब जब उन्हें सिस्टमेटिक वे में खत्म किया गया तो क्या पाकिस्तान को अमेरिका ने कभी कोई क्रिटिसाइज किया? आंसर है नहीं। क्या पाकिस्तान को अमेरिका ने किसी तरीके से कोई रिलीजियस फ्रीडम या ह्यूमन राइट्स के फ्रीडम के नाम पे सैंक्शंस लगाए? तो आंसर है नहीं। क्या बलूचिस्तान मामले में जो ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन पाकिस्तान में हो रहा है उस पर सैंक्शंस लगाए? तो आंसर है नहीं। क्या अफगानिस्तान के अंदर या दुनिया में जो टेररिज्म फैल रहा है या कश्मीर के अंदर पाकिस्तान जो टेररिज्म को फंडिंग करता रहा, क्या पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हाफिज सईद से लेकर दूसरे के जितने भी टेररिस्ट ग्रुप थे जो कश्मीर के अंदर वायलेंस कर रहे थे, उनके नाम पर अमेरिका ने 2000 तक क्या कभी सैंक्शंस लगाए? तो आंसर है नहीं। 11 साल तक इंडिया ने ये जो टेररिज्म है ये झेला है, लेकिन अमेरिका ने कभी भी इस पे सैंक्शंस नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का बहुत तगड़े वाला पिट्ठू था। पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के बॉल्स लिक करता रहता था और उससे पैसे लेके अपना हर वो काम करता था जो एक आदमी शरीर बेचने के नाम पर कर रहा होता है। इस तरीके का जो पाकिस्तान देश था, अमेरिका को वो पसंद आता था, पैसे लेके काम कर लेता था। तो अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान का कोई खास क्रिटिसिज्म नहीं किया, कोई सैंक्शन नहीं लगाया।
कुछ नहीं किया। नतीजा उसका यह कि वो जो 12 से 13% माइनॉरिटीज थी वो 0.9% हो गई। असलियत में हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज भी कान खोलकर सुन ले कि माइनॉरिटीज के साथ बुरा सलूक जो होता है वो अगर एग्जाम्पल सुनना है तो पाकिस्तान का सुनिए कि हिंदू सिख क्रिश्चियंस जितने भी थे उनमें से उन सब की जो क्या नाम है शादियां हैं वो तक रजिस्टर करने की उनको परमिशन नहीं थी। 2017 के अंदर नवाज शरीफ ने वो कानून बनाया था कि ठीक है हिंदूज जो हैं उनकी शादियों को भी रजिस्टर किया जाएगा, उन्हें मान्यता दी जाएगी, वरना अगर इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई शादी नहीं हुई है तो उसे शादी माना ही नहीं जाता था। असलियत में माइनॉरिटीज को जो राइट्स नहीं मिलते वो उसका असर क्या होता है या कौन से राइट्स ना देके खत्म किया जाता है सिस्टमेटिक वे में, वो पाकिस्तान और दूसरे इस्लामिक कंट्रीज से सीखना चाहिए। इंडिया के अंदर तो इंडिया के माइनॉरिटीज को जरूर मेजॉरिटी से भी ज्यादा राइट्स मिले हुए हैं, ओवर राइट्स मिले हुए, इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है। खैर मैं उस चीज पर बाद में देखूंगा, लेकिन इस चीज को समझिए असलियत में कि अमेरिका ने अपने ये पॉलिसी सिर्फ अपनी फॉरेन पॉलिसी को बढ़ावा देने और किसी भी दूसरे देश पर हमला करने, उसके इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर करने, उसके ऊपर एलिगेशन लगा ले और दुनिया के अंदर उस देश के अगेंस्ट एक माहौल बनाने के लिए अपने इन रूल्स को, अपने इन लॉज को इस्तेमाल किया। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका उन सभी देशों के बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता था क्या वो अपने ऊपर भी लागू करता था? आंसर समझ लेंगे तो आपको खुद ही हैरानी होगी कि अमेरिका को अगर आप देखें तो सबसे पहले अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है, आप में से जितने भी यहां बेवकूफ सोच रहे हैं कि अमेरिका इज अ सेक्युलर कंट्री, तो भूल जाओ। Who bloody idiot is saying America is a secular country? America is typically a Christian country. अमेरिका टिपिकली एक क्रिश्चियन कंट्री है क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो बाइबल पे हाथ रख के शपथ लेता है कि हाँ मैं ईमानदारी से क्रिश्चियन हूं और बाइबल पे हाथ रख के शपथ ले रहा हूं। इसलिए हर बार अमेरिका के चुनाव में एक सवाल उठता है कि अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट क्रिश्चियन की जगह एक मुस्लिम होगा तो क्या वो कुरान पर हाथ रख के कसम खा पाएगा? यहां पर क्लियर वर्ड्स में आंसर है नहीं। तो जो बेवकूफ ये सोचता है कि अमेरिका इज अ सेक्युलर कंट्री, अमेरिका इज द मोस्ट कम्युनल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया का सबसे कम्युनल कंट्रीज में से एक है जो कि अपना सेक्युलर चोगा उड़ के सिर्फ और सिर्फ इंडिया जैसे देशों के ऊपर उंगली उठाने के अलावा कुछ नहीं करता, और जितने अब्राहमिक रिलीजन हैं उनको तो प्रोटेक्शन देता है, उसके अलावा जितने भी रिलीजन्स हैं सबको आउटकास्ट फॉर्म में और या फिर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट समझता है। और हिंदुओं के बारे में तो उनका जो ओपिनियन है, अगर आप उनकी वेबसाइट्स को खोलकर देख लोगे तो उससे घटिया ओपिनियन किसी का हो नहीं सकता। आज इनकी हालत खराब हो गई है चाइना को देखकर, और इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के नाम पर अमेरिका जो है जिस तरीके से घबराया हुआ है और रोज टॉयलेट जाके बैठ रहा होगा बाइडन, वो हालत देख रहा होता है। तो इसी वजह से इंडिया की उसे जरूरत है, वरना आप देखेंगे तो जितना ज्यादा ये लोग हमारे तिलक और जितने हिंदू जो एथिक्स और एथिक्स हैं और हिंदू माइथोलॉजी है उसका मजाक उड़ाते हैं, उतना तो किसी का भी शायद उड़ाते हो। और प्रॉब्लम क्या है, अगर आप दूसरे के बिलीफ को बिलीफ नहीं मान सकते तो थूकेगा वो सामने वाला भी तुम्हारे बिलीफ के ऊपर, तो तुम्हें भी उस चीज के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि अगर तुम इक्वालिटी की बात करते हो या तो तुम डिक्लेयर करो और मानो कि तुम इक्वालिटी में विश्वास नहीं करते, और अगर आप इक्वालिटी के अंदर विश्वास नहीं करते तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अगर किसी दूसरे भी धर्म को, चाहे मूर्ति पूजा को, चाहे किसी को भी क्रिटिसाइज करते हो, अपोज करते हो, तो मूर्ति पूजा करने वाले को भी उतना ही हक है तुम्हारे उस धर्म को क्रिटिसाइज करने का। और अगर आप उम्मीद करते हो कि मूर्ति पूजा करने वाला क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करे तो तुम्हारे अंदर भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम भी उसके क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करो, और जिन स्टैंडर्ड्स पे आप मूर्ति पूजा करने वाले को तौलते हो, तुम भी उस मूर्ति पूजा करने वाला जब तुम्हें उस क्रिटिसिज्म उसी स्टैंडर्ड के ऊपर तौले तो तुम्हारे अंदर आग नहीं लगनी चाहिए, तुम बिधकने नहीं चाहिए। ये रियलिटी है, दुनिया का हर धर्म ये कान खोलकर सुन ले
कि अगर आप दूसरे किसी धर्म के इंसान को क्रिटिसाइज करते हो तो ऑन द वेरी सेम ग्राउंड तुम्हें भी वहां पाक साफ निकलना पड़ेगा, उसी क्रिटिसिज्म के ऊपर तुम्हें भी पाक साफ निकलना पड़ेगा, उन्हीं स्टैंडर्ड्स के ऊपर तुम्हारे को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, वरना तुम्हें उसका क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अगर आप उसी ग्राउंड के ऊपर क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि तुम कम्युनल हो, और अगर तुम कम्युनल हो तो तुम्हें कोई हक नहीं है दूसरे को सेक्युलरिज्म के स्टैंडर्ड्स के ऊपर तोलने का। यह हर उस इंसान के साथ है जो अपने धर्म को सर्वोच्च मानकर दूसरे को उल्टा बोलने की कोशिश करता है। या मैं बीइंग अ हिंदू यहां इस चीज को हमेशा क्रिटिसाइज करूंगा कि आप में से कोई भी अगर मूर्ति पूजा को अपोज करता है या तुम्हारा कोई धर्मगुरु किसी मूर्ति पूजा को अपोज करता है बिना इस चीज को समझे हुए कि उस मूर्ति पूजा के पीछे के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उस मूर्ति पूजा के पीछे के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो तुम और तुम्हारा वो धर्मगुरु दोनों तेल लेने जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम मूर्ति पूजक, तो मेरे को आइडियल वर्शिपर, तो मैं मूर्ति पूजा करूंगा। और अगर तुम क्रिटिसाइज करना चाहते हो तो तुम क्रिटिसाइज अपना भी सुनो कि तुम्हारे अंदर जो कमी है। यूं नहीं होगा कि तुम मूर्ति पूजा करने वालों को क्रिटिसाइज करोगे और कम्युनल का कहोगे और तुम्हारे ऊपर जो वही स्टैंडर्ड्स अपनाए जाएं तो तुम अपने ऊपर वो स्टैंडर्ड्स को अपना लागू नहीं होने दोगे। तो ऐसे इंसान के सामने तो फिर वही वाली बात है कि गो टू हेल। अमेरिका जिन स्टैंडर्ड्स के ऊपर इंडिया को तौलने की कोशिश करता है वो हमेशा प्रोजेक्ट करता है कि इंडिया इज अ कम्युनल कंट्री बिकॉज, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां डोमिनेटिंग रिलीजन क्या है, नॉन अब्राहमिनिक रिलीजन है, यानी अब्राहम को मानने वाला रिलीजन नहीं है। और दूसरी चीज यहां मूर्ति पूजा करने वाले हैं, और मूर्ति पूजा करने वालों में सबसे डोमिनेटिंग प्रीस्टली क्लास कौन सी है, वो ब्राह्मण्स हैं। तो जिस तरीके से ये लोग ब्राह्मणिज्म को अपोज करते हैं उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि तुम क्या उन स्टैंडर्ड्स पर खड़े उतरते हो। अगर ब्राह्मणिज्म को सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट माना जाता है तो तुम्हारा जो है बाइबल के ऊपर हाथ रख के कसम खाने वाला प्रेसिडेंट है, उससे बड़ा कम्युनल कौन हो सकता है। बस ये सोचकर जवाब दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहली बात कि अमेरिका इज अ कम्युनल कंट्री, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और दूसरी बात, अमेरिका के अंदर जिस तरीके से ब्लैक लोगों के ऊपर अटैक होते हैं वो कौन जिम्मेदार है, ब्लैक लोगों के ऊपर। और सोचकर देखिए यहां पर ब्लैक लाइफ मैटर, अगर इंडिया में CAA-NRC के प्रोटेस्ट को शोर मचाया जा सकता है तो ब्लैक लाइफ मैटर के ऊपर शोर क्यों नहीं मचाया जा सकता भाई? क्यों? इंडिया के लोग जो सिखिज्म, इंडिया के सिखों को जिस तरीके से अमेरिका के अंदर मारा जाता है सड़कों के ऊपर, अभी 10 दिन के अंदर 2 बार सिखों के ऊपर हमले हो गए हैं, उसको कौन काउंट करेगा? क्या वो ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है? बोलिए। इसी तरीके से आप किसी दुनिया के किसी भी देश के अंदर घुसकर ऑन द नेम ऑफ बायो वेपन्स आपने पूरा का पूरा इराक उजाड़ दिया, सीरिया उजाड़ दिया, अरब स्प्रिंग के नाम पर पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड को उजाड़ कर रख दिया, इसका जवाब कौन देगा? क्या अमेरिका ने एक बार भी अपने आप को कल्प्रिट डिक्लेयर किया? क्या अमेरिका इस चीज में एक बार भी इस चीज को मानने को तैयार है कि बाइडेन के आने के बाद अफगानिस्तान के अंदर इनके मिसाइल ड्रोन अटैक के अंदर 27 बंदे एक ही परिवार के मारे गए, उसके बारे में माफी तक नहीं मांगी गई? उसको कम्युनल माने या ना माने, किस बिहाफ पर ये किसी भी देश के इंटरनल मैटर में इंटरफियर करते हैं? लेकिन नहीं, दिस इज व्हाइट रेस डोमिनेंस, दीज आर रेसिस्ट पीपल। व्हाइट रेस डोमिनेंस होता है दोस्तों ये, और व्हाइट रेस डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि असलियत में ये जो गोरे लोग हैं, दीज व्हाइट डॉग्स, ये जो गोरे कुत्ते हैं, ये क्या काम करते हैं? पूरी दुनिया को सिर्फ एक बात कहेंगे, सिर्फ एक चीज के, वी हैव रूल्ड, हमारे रूल सबसे अच्छे हैं, सारी चीजें सबसे अच्छी हैं, जिन स्टैंडर्ड्स पर हम नाप तोल करते हैं दुनिया की, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को माना जाए, वरना अच्छा नहीं होगा, अदरवाइज आप सब बेकार हो। ये जो व्हाइट रेस सुप्रीमेसी का एक जो माइंडसेट है, इसने पूरी दुनिया के अंदर बवाल मचा के रखा हुआ है। इन्होंने सबसे पहले वियतनाम को, साउथ कोरिया को जलाया, वियतनाम को जलाया, पाकिस्तान को जलाया, अफगानिस्तान को जलाया, ईरान को जलाया, अरब कंट्रीज को जलाया, और अब जब इनकी भूख नहीं मिटी तो ये जाके यूक्रेन और फिनलैंड के अंदर जाकर जला रहे हैं। तो सोच कर देखिए, ये हिपोक्रेसी ऑफ अमेरिका जो है,
इसका जवाब आज तक किसी देश ने नहीं दिया, और जो बोलने की कोशिश करता उसी के ऊपर बहाने बना के सैंक्शंस लगा देते। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार, कि हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उनसे वहां बिठा के सवाल पूछ रहा है एक पत्रकार कि सर व्हाट अबाउट योर ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड ऑल। अबे तू अपने ह्यूमन राइट्स, सच बता रहा हूं, पिछले 20 साल से जब से हमने होश संभाला है और हम इन चीजों को नोटिस करने लगे हैं, और जब यूपीएससी प्रिपरेशन भी कर रहे थे, हम हमेशा एक सवाल पूछते थे कि जो अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर उंगली उठाकर यह कहता है कि वहां ह्यूमन राइट्स का इशू खराब है, अमेरिका के ह्यूमन राइट्स के इशू का क्या मतलब? कि जब अमेरिका को दूसरे देशों के ऊपर ह्यूमन राइट्स देखता है, तो ह्यूमन राइट्स इश्यूज जब अमेरिका के अंदर है तो उसको कौन देखेगा, ये बताओ। पहली बार ऐसा हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं सच बता रहा हूं, मैंने तालियां बजाई ये सुनकर जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सर का बयान आया। और बयान ये था कि भाई अगर आपको ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स हैं तो सिमिलर ह्यूमन राइट कंसर्न्स हमारे भी हैं। हम भी आपके दूसरे देशों के अंदर जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज होते हैं उन कंसर्न्स को देखते हैं और हम भी उसमें चिंता रखते हैं। और हम जब वो मामला हमारे देश से जुड़ा हो और हमारे समुदाय कम्युनिटी से जुड़ा हो तब हमें और ज्यादा चिंता होती है। ये जब जवाब दिया अमेरिका को अमेरिका की भाषा में, तो एंटनी ब्लिंकन के ना होश उड़े और उनको फिर बाद में ये कहना पड़ा, लिटरली बाद में ये कहना पड़ा कि हाँ हम ह्यूमन राइट्स के मामले, बड़े गोलमोल जवाब टाइप का, कि हाँ हम ह्यूमन राइट्स के मामले में इंडिया के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, हमें वहां से सीखने की जरूरत है। वैसी वैसी बकवास करनी शुरू कर दी। नहीं तो यही अमेरिका था, इंडिया की किसी इंडिया से कोई भी बात मनवाने के पहले इंडिया के ह्यूमन राइट्स इश्यू को उठा के रख देता और इंडिया के अंदर बैठे हुए दो चार दुम छल्ले अपनी दुम हिला हिला के उछल रहे होते कि देखो अमेरिका के ने भी हमारी बात उठाई है। अबे यार तुम लोग हेट मॉन्गर्स हो। ये जो हेट मॉन्गर मीडिया है ना, इसका कुछ किया नहीं जा सकता, समझे? क्योंकि वो दिमाग में बिठा चुका है कि उसके ये जो हेट मॉन्गर मीडिया है इसके दिमाग में सिर्फ एक बात है कि अगर जब तक इंडिया का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों मुसलमान नहीं हो जाएंगे, गृह मंत्री मुसलमान नहीं हो जाएगा और यहां गजवाए हिंद स्थापित नहीं हो जाएगा, मुसलमान खुश रह नहीं सकता। इन लोगों के लिए स्टेटमेंट है कि दफा हो जाओ यहां से। इन लोगों के लिए स्टेटमेंट है कि हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ। क्यों? क्योंकि तुम लोग किसी भी तरीके से, तुम्हें खुश हिंदुस्तान में तो किया नहीं जा सकता, तुम जाके पाकिस्तान, तालिबान, कहीं भी जाके खुश रह जाओ। और यही लोग हैं जब अमेरिका की रिपोर्ट आती है तो उछल उछल के कहते हैं देखो अमेरिका ने भी इंसल्ट कर दी, अमेरिका ने भी दबाव डाल दिया, अमेरिका ने भी कह दिया, अब तो इंडिया की गवर्नमेंट को शर्म करनी चाहिए। भैया इंडिया की गवर्नमेंट को क्यों शर्म करनी चाहिए? असलियत में शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जो अपने घर की लड़ाई को पड़ोसी के निपटारे से देखने की कोशिश कर रहे हो। अपने घर की लड़ाई को अपने घर में निपटाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे और पैसे खा रहे हो बाहर के, पैसे खा रहे हो बाहर के, और बाहर के देशों से पैसे खा के यहां पत्थरबाजी करवा रहे हो और उसके बाद टीवी के ऊपर भौंकना शुरू कर देते हो। और यहीं से रियलिटी है कि पहली बार, खैर उस मुद्दे को बाद में देखेंगे, लेकिन पहली बार मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे विदेश मंत्री ने इस तरीके से अमेरिका को अमेरिका की भाषा में जवाब दिया और अमेरिका के बहुत से पत्रकारों ने एस जयशंकर की तारीफ करी कि वाह ये जवाब है। और पहली बार वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलर वर्ल्ड और अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि असलियत में सिचुएशंस कहां जा रही हैं। इस तरीके से दोस्तों देखेंगे तो बहुत ही एक अच्छी सिचुएशन यहां पर नजर आई है और ये इंडिया की स्ट्रेंथ को नजर दिखा रहा है कि अमेरिका हमें ना सिखाए, अपनी औकात में रहे। और इस तरीके से दोस्तों आपको इसके ऊपर जो भी ओपिनियन है। अच्छा एक चीज और, एक और मामला था काटसा का, कि एक क्वेश्चन और पूछा गया दूसरा ये कि जनाब ये जो काटसा का मामला है इसमें अमेरिका टर्की के ऊपर और दूसरे देशों के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। अगर आपने S-400 खरीदा तो रशिया से S-400 खरीदा तो अमेरिका आपके सैंक्शंस लगाएगा, तो क्या आपको डर नहीं लगता? तो एस जयशंकर सर ने इतने बढ़िया तरीके से शांति से जवाब दिया कि ठीक है यूएस ने एक लॉ बना लिया, हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके का एक जवाब कि भैया वो तुम्हारा लॉ है, तुम अपने पास रखो, जो हमने करना है वो करेंगे। ये ताकतवर देश की निशानी है दोस्तों। यहीं अगर कांग्रेस का रूल होता ना तो मैं गारंटी से कह रहा हूं हमारे जो विदेश मंत्री उस समय पर जो भी रहे होंगे, सलमान खुर्शीद वगैरह रहा करते थे, ये तो मतलब इस लेवल तक तो बात ही नहीं आती। वो अंदर ही अंदर कहते सॉरी सर गलती हो गई है, हम नहीं खरीदेंगे। उन्होंने कुछ खरीदा ही नहीं,
क्योंकि कंफ्यूज थे कि वेदर दे शुड गो टू अमेरिका और रशिया, और दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट ही नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे कि इंडिया एक बहुत स्ट्रांग पावर की तरह उभर कर सामने आ रहा है, और जवाब यह है कि झुकेगा नहीं, ये नया इंडिया है। धन्यवाद।